प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ नई वीडियो। और ये जो मेरी नई वीडियो है ये एक्सरसाइज 9.1 का वीडियो पार्ट 4 है। तो इससे पहले हमने जैसे 3 पार्ट किए थे, तो इससे पहले कि आप मेरी वीडियो शुरू करें आप यूट्यूब पे जाइए, स्मिर ठाकुर सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इससे पहले हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे 3 पार्ट में। अब वैसे ही लास्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक करेंगे। और ये क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ऊपर से नीचे को ये कोण है, इसलिए अवनमन कोण है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आपका जो लाइट हाउस है वो ए बी है, ए उस लाइट हाउस का शिखर है, और आप पहले जहाज को देखते हो तो वहां पर आपको कोण जो दिख रहा है वो 30 डिग्री दिख रहा है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये अवनमन कोण यहाँ से बन रहा है 30 डिग्री का। वैसे दूसरे जहाज को आप देखते हो तो अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर को जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो ये दूसरा जहाज है सी, और इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई दी है ये दी है 75 मीटर। और वैसे ही आपको दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बेसिकली आपको सी और डी जो दो जहाज है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इन दो जहाजों के बीच की दूरी है B2। वैसे ही जो सी जहाज से लाइट हाउस के पाद बिंदु की जो दूरी है उसको हम B1 मान लेते हैं। तो लाइट हाउस के पाद बिंदु से डी जहाज तक की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी V1 प्लस B2। और साथ में एक और चीज है, जो अवनमन कोण है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बाहर वाला कोण है ये अवनमन कोण है, तो वैसा ही एग्जैक्टली कोण जो नीचे बनेगा, जो अंदर वाला कोण बनेगा वो भी 30 डिग्री का होगा। वैसे ही ये बाहर वाला कोण 45 डिग्री का है, तो अंदर जो ये कोण बनेगा ये 45 डिग्री का होगा। क्योंकि जो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो अंदर वाले कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। तो जिसको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसमें इक्वल होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए बी 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है और सी और डी दो समुद्री जहाज हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे, और आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस से ही हमें लेना देना है। तो इसमें टेंजेंट फंक्शन लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस होता है टेंजेंट। तो ए बी बटा बी सी आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि 45 डिग्री अगर कोण हो तो जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है। तो ए बी 75 है तो बी सी भी 75 ही आएगा। कैसे? क्योंकि ए बी बटा बी सी टेंजेंट 45 डिग्री है। तो 75 बटा B1 1 के बराबर होगा और B1 आपका 75 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये 75 आया तो ये भी आपका 75 आ गया। वैसे ही समकोण त्रिभुज ABD में, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD। इसमें भी हम परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस लेंगे, मतलब AB बटा BD वो होगा टेंजेंट 30 के बराबर। तो AB बटा BD बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री। AB तो हमारा 75 है, BD है हमारा B1 प्लस B2, तो 75 बटा B1 प्लस B2, और टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1 बटा वर्गमूल 3। अब B1 की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो B1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो आ जाएगा 75 बटा 75 जमा B2 बराबर है 1 बटा वर्गमूल 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 75 जमा B2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और वर्गमूल 3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 75 जमा B2 बराबर है 75 वर्गमूल 3। अब इस 75 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम B2 कैलकुलेट कर सके, तो B2 आ जाएगा 75 वर्गमूल 3 माइनस 75। अब इसमें 75 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 75 गुणा वर्गमूल 3 माइनस 1, और वर्गमूल 3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। और 1.732 में से 1 माइनस किया तो रह जाएगा 0.732, तो हमारे पास B2 आ जाएगा
75 गुणा 0.732 और इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54 मतलब 54.90। तो B2 ही तो हमने कैलकुलेट करना था क्योंकि B2 ही दो जहाजों के बीच की जो है वो दूरी है। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो अतः दो जहाजों के जो बीच की दूरी है वो होगी 54.90 मीटर। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, कोई लड़की है 1.2 मीटर लंबी, वो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये गुब्बारे को देखती है जो भूमि से मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा जो है उड़ रहा है, इसको देखती है। अब किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब शुरू शुरू में देख रही है इस गुब्बारे को, तब ये जो कोण है यहाँ पर बन रहा है ये 60 डिग्री का है। और थोड़ी देर बाद गुब्बारा यहाँ से पहुंच जाता है एक नए स्थान पर, मतलब डी से गुब्बारा पहुंच जाता है ए पर। और अब ये जो लड़की देख रही है उसका जो कोण जो है वो 60 डिग्री से बदलकर हो गया आपका 30 डिग्री। तो गुब्बारे ने नई जगह ले ली और उसका कोण जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। अब इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो गुब्बारा कहां से कहां तक चला, गुब्बारा डी से लेकर ए तक चला। तो हमने बेसिकली ए डी कैलकुलेट करना है। और अगर आप डायग्राम जैसे बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ए डी बेसिकली जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वो ए डी बीई के बराबर होगा। और हम इसको मान लेते हैं कि गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो B1 है। वैसे ही ये वाली जो दूरी है, मतलब जो लड़की जहां पर खड़ी है सी स्थिति पर है लड़की, उससे जहां उसने गुब्बारा पहले देखा था उसका जो पाद बिंदु होगा जमीन में, उस तक की दूरी को हम B2 मान लेते हैं। अब साथ में एक और चीज है कि बेसिकली इस लड़की की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। तो क्योंकि ये जो गुब्बारा है ये जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन ये जो लड़की है ये देख रही है ये खुद भी तो इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो इसका मतलब जिस क्षैतिज स्तर पर ये देख रही है वहां से गुब्बारे की जो ऊंचाई होगी वो इस लड़की की ऊंचाई को माइनस करके आएगी। तो इसीलिए नीचे तक तो ये 88.2 मीटर है, लेकिन यहाँ ई बिंदु से डी बिंदु की दूरी 88.2 में से 1.2 माइनस करके आएगी, मतलब 87 मीटर आएगी। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बन गया। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। तो हम पहले तो मान लेते हैं कि सी डी है वो एक 1.2 मीटर लंबी लड़की की स्थिति सी है। माना सी डी, माना जो लड़की है उसकी जो स्थिति है वो सी है और वो 1.2 मीटर लंबी लड़की है। तो सी डी नहीं आएगा यहाँ पर। तो माना 1.2 मीटर लंबी लड़की की जो स्थिति है वो सी है। तो ये जो लड़की है जिसकी स्थिति सी है और ईबी जो है मतलब गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको हमने मान लिया B1। तो ये जो गुब्बारे ने जितनी दूरी तय की जो कि AD दूरी है, और ये जो AD दूरी है बेसिकली EB दूरी के बराबर है, इसलिए हमने इसको मान लिया B1 की जो दूरी गुब्बारे ने तय की। अब वैसे ही समकोण त्रिभुज DEC, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं हम पहले। तो इस समकोण त्रिभुज DEC में परपेंडिकुलर आपको दिया है 87 मीटर। और 87 मीटर मैंने कैसे बताया था कि लड़की की लंबाई आपको माइनस करके 87 मीटर यहाँ पर आया हुआ है। इससे डिवाइड करेंगे हम EC को, मतलब जो आपका B2 लिया है हमने उसको डिवाइड करेंगे और वो आ जाएगा बेसिकली परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। अतः DE बटा EC आ जाएगा आपके पास टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। और DE क्योंकि 87 है
EC आपका B2 है, तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा 87/B2 बराबर है वर्गमूल 3, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3। अब यहां से हम B2 कैलकुलेट कर लेते हैं। B2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो B2 ऊपर चला जाएगा और वर्गमूल 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो B2 आ जाएगा आपके पास 87/वर्गमूल 3। तो यहां से हमने B2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें भी परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस लेंगे तो AB/BC टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अब कोण बदल चुका है। अब कोण 60 डिग्री से कितना हो चुका है, 60 डिग्री से कोण रह गया है 30 डिग्री। तो AB/BC आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर। और AB तो 87 मीटर ही है, क्योंकि आपको दिख रहा है जैसे ED 87 मीटर है तो AB भी बिल्कुल उसके बराबर है, तो AB भी 87 मीटर है। तो 87/BC है आपका B1 प्लस B2, वो आ जाएगा 1/वर्गमूल 3 के बराबर। और यहां से हम B1 प्लस B2 कैलकुलेट कर लेंगे। B1 प्लस B2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और वर्गमूल 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 87 के पास, तो B1 प्लस B2 आ जाएगा आपके पास 87/वर्गमूल 3। तो एक तरह से आपके पास दो समीकरण आ गए यहाँ पर। पहला समीकरण है B1 प्लस B2 बराबर है 87/वर्गमूल 3 और दूसरा समीकरण है B2 बराबर है 87/वर्गमूल 3। तो यहाँ पर जो पहले समीकरण में हम B2 का मान रख सकते हैं, तो आपके पास समीकरण आ जाएगा B1 प्लस 87/वर्गमूल 3 बराबर है 87/वर्गमूल 3। अब इस 87/वर्गमूल 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ से B1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो B1 आ जाएगा 87/वर्गमूल 3 माइनस 87/वर्गमूल 3, क्योंकि हम 87/वर्गमूल 3 को दूसरी तरफ ले गए हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास B1 आ जाएगा 87 × 3, क्योंकि वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, माइनस 87/वर्गमूल 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 87 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, या इनको गुणा करके भी कर सकते हैं आप, पर कॉमन निकाल के ज्यादा आसान है। तो B1 आ जाएगा 87 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 3-1/वर्गमूल 3। अब 3-1 होता है 2, तो 87 × 2/वर्गमूल 3। 87 × 2 होता है 174, तो ये आ जाएगा 174/वर्गमूल 3। क्योंकि वर्गमूल 3 हर में है तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 174/वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3/वर्गमूल 3। तो ये आ जाएगा 174/वर्गमूल 3/3, क्योंकि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 आपस में गुणा करके 3 बनाएंगे। 174 से 3 भाग हो जाता है और 174 से 3 को भाग करके आपके पास बच जाएगा 58। तो आपके पास B1 बेसिकली आ गया 58/वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। तो वर्गमूल 3 का मान हमने पुट कर दिया तो आ जाएगा 58 × 1.732, और ये लगभग आपका सॉल्व करके आएगा 100.5। तो लगभग 100.5 आपके पास आ गया उत्तर। तो इसका मतलब कि गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो लगभग 100.5 मीटर है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, मतलब ये राजमार्ग है, ये इस मीनार के पाद तक जाता है, मतलब ये मीनार AB मीनार है, इसके बिल्कुल जो इसका पाद बिंदु है वहां तक ये सीधा राजमार्ग जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ A पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो ये D कार जो है इसको 30 डिग्री के कोण पर ये देख रहा है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे को देख रहा है। और अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कार है ये यहाँ से चल रही है कार, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकंड बाद वो देखता है तो कार यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, और अब जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री से कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है।
तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखना है अब कि कार कितना समय लगाएगी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में। तो इसका मतलब बेसिकली आपने यहाँ वाला जो समय है वो कैलकुलेट करना है कि जो मतलब जो कार है वो मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगाएगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये, और सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना ही आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमने मान ली h, क्योंकि इसमें बहुत कम चीजें दी हुई है, तो इसकी ऊंचाई हमने मान ली h। और साथ में हमें जो चीज दी है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले तो 30 डिग्री का कोण ऊपर बन रहा है, तो अंदर वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, तो अंदर वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, जैसा मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है। तो माना DB राजमार्ग है और AB मीनार है, और इस मीनार की ऊंचाई हमने ले ली h। D कार की पहली स्थिति है और C कार की 6 सेकंड बाद की स्थिति है। तो बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना है कि कितना समय ये लेगी कार इस पाद बिंदु तक पहुंचने में। तो माना कार की चाल, कि माना जो कार है किसी चाल से चल रही है, वो चाल है v मीटर प्रति सेकंड। तो 6 सेकंड में कितना चलेगी कार, यहां से यहां तक पहुंचने में उसने 6 सेकंड लिया, तो 1 सेकंड में चल रही है v मीटर, 2 सेकंड में चलेगी 2v मीटर, तो 6 सेकंड में कितनी चलेगी, 6 सेकंड में चलेगी वो 6v मीटर। तो 6 सेकंड में तय दूरी हो जाएगी 6v मीटर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 6v, जहां पर v हमने उस कार की चाल को मान लिया है। वैसे ही यहाँ पर C से जो B बिंदु है, यहाँ के लिए जो उसके द्वारा जो समय लिया गया है उसको हम मान लेते हैं, C बिंदु से B बिंदु तक जो लिया गया समय है उसको हम n सेकंड मान लेते हैं, कि मान लो उसने n सेकंड C बिंदु से B बिंदु तक लिए हैं। तो जब उसने n सेकंड लिए हैं यहाँ पर, तो जैसे हमने यहाँ पर 6v लिया था, तो वैसे ही यहाँ पर जो तय दूरी होगी वो n सेकंड में कितनी तय दूरी करेगी, वो करेगी 6n मीटर, क्योंकि चाल तो v मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में v मीटर, तो 2 सेकंड में 2v मीटर, 6 सेकंड में 6v मीटर, तो n सेकंड में वो कार कितनी दूरी तय करेगी, वो करेगी nv दूरी तय करेगी। तो हमने बेसिकली चाल को इसमें किस में बदलना था, दूरी में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली चाल और समय से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें दूरी उसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि दूरी कितनी है। तो ये दूरी हमने निकाल दी, ये वाली 6v होगी और ये वाली nv होगी। ये पूरी की पूरी दूरी होगी आपकी 6v प्लस nv, मतलब जो कार शुरू में थी D बिंदु पर, उससे B बिंदु तक की जो दूरी है वो आ जाएगी 6v प्लस nv। अब dB जो है, dB dc प्लस cv के बराबर है, तो इसलिए dB आ जाएगा 6v प्लस nv मीटर। तो माना मीनार की ऊंचाई हमने AB h मीटर ले ली। अब हमने सब कुछ डायग्राम बना लिया, हर एक चीज फिक्स हो गई। अब हमारे समीकरण बनेंगे। समीकरण कैसे बनेंगे, एक बार हमने समकोण त्रिभुज ABC लेना है और दूसरी बार हमने समकोण त्रिभुज ABD लेना है, उससे दो समीकरण बनेंगे और उससे हमारा n कैलकुलेट हो जाएगा। और दोनों बार में h आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस हम लेंगे फंक्शन, तो दोनों समीकरणों में हम h का मान निकाल लेंगे और h वाले दो समीकरण बनेंगे, उससे हमारे पास n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो AB बटा BD परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और AB हमने माना है h और BD आपका है 6v प्लस nv, तो हम इस समीकरण को लिख पाएंगे h बटा 6v प्लस nv बराबर है 1 बटा वर्गमूल 3, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1 बटा वर्गमूल 3।
6v प्लस एनवी को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो h आ जाएगा आपके पास 6v प्लस एनवी बटा वर्गमूल 3। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। ऐसा ही समीकरण आपका दूसरी त्रिभुज से बनेगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री, और ए बी दोबारा से आपके पास h है, बी सी आपका एन वी है, तो आ जाएगा h बटा एन वी बराबर है वर्गमूल 3, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3। एन वी को दूसरी तरफ ले जाएंगे हम तो h आ गया एन वी गुणा वर्गमूल 3। और आप समीकरण 1 और 2, ये दूसरा समीकरण हो गया, इनको देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों तरफ h है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो मतलब बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए 6v प्लस एनवी बटा वर्गमूल 3 आ जाएगा एनवी वर्गमूल 3 के। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, 6v प्लस एनवी बटा वर्गमूल 3 बराबर है एनवी वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 को हम इस तरफ ले जाएं तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हो जाएगा 3, तो 6v प्लस एनवी हो जाएगा 3nv के बराबर। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इसमें v को कॉमन ले सकते हैं हम, या हम 6v जो है nv को दूसरी तरफ ले गए तो 3nv में से एक nv माइनस हो जाएगा, तो nv को हम दूसरी तरफ ले गए तो 3nv में से एक nv माइनस हो जाएगा, तो 6v रह जाएगा 2nv के बराबर। और n यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस 2v को दूसरी तरफ ले जाके तो वो भाग हो जाएगा, तो n हो जाएगा 6v अपॉन 2v, और v से v कट जाएगा, n आ जाएगा 3। और n हमने क्या माना था, n ही तो हमने माना था कि मान लो उसने n सेकंड लिए हैं यहां से c से b तक पहुंचने के लिए, तो वो n हमने कैलकुलेट कर लिए कि कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। अतः c बिंदु से b तक लिया गया समय जो होगा वो 3 सेकंड होगा। और अगर हम d बिंदु से बात करें तो d बिंदु से b बिंदु तक जो लिया गया समय है वो 6 सेकंड प्लस 3 सेकंड मतलब 9 सेकंड में वो गाड़ी d से b बिंदु तक पहुंच जाएगी। तो हमें सिर्फ ये पूछा था कि c बिंदु से b बिंदु तक कितना समय लिया गया, तो वो आपका उत्तर आ जाएगा 3 सेकंड। अब वैसे ही इसी प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये मीनार है, एक AB मीनार है कोई, और इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो जो 4 मीटर की दूरी पर बिंदु C है, यहां से जो कोण बन रहा है मान लीजिए वो थीटा है, और जो 9 मीटर की दूरी पर जो बिंदु है D बिंदु, वहां से जो कोण बन रहा है वो थीटा का पूरक कोण है। और पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। तो अगर एक कोण थीटा है दूसरा उसका पूरक कोण है तो ऑब्वियसली वो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो इसीलिए यहां पर जो कोण बनेगा वो थीटा होगा, और यहां पर जो कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो डी बिंदु पर 90 माइनस थीटा कोण बनेगा और सी बिंदु पर थीटा कोण बनेगा। अब वैसे ही अब हमारे पास BC दिया है 4 मीटर और BD दिया है 9 मीटर, क्योंकि इसमें बताया गया कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर ये दोनों बिंदु है। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन रही है, दोनों त्रिभुजों में हम परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस लेंगे। H उसमें दोनों इक्वेशंस, दोनों समीकरणों में H आएगा, और उससे हमारे पास आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज ABC, पहले तो हम लिख लेते हैं कि माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, C तथा D 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा उसका पूरक कोण मतलब 90 माइनस थीटा होगा। अब वैसे ही अब हम समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं, तो AB बटा BC आ जाएगा टेंजेंट थीटा के बराबर। और AB कितना है हमारे पास h, और BC कितना है 4,
तो h बटा 4 आ जाएगा टेंजेंट थीटा के बराबर। और h का मान यहां से निकल जाएगा, 4 को दूसरी तरफ ले जाइए, h आ गया 4 टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसा ही समीकरण हमारा त्रिभुज एबीडी से बनेगा। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीडी में AB बटा BD बराबर है टेंजेंट 90 माइनस थीटा। और AB हमारे पास दोबारा से H है और BD हमारे पास है 9, तो H बटा 9 आ जाएगा टेंजेंट 90 माइनस थीटा। और टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा के बराबर, जैसा हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। और 9 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो H आ जाएगा 9 कोटेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में गुणा करना है। और समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो क्योंकि टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास h की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करने से, तो गुणा करेंगे 1 और 2 को h से गुणा करेंगे तो आ जाएगा h स्क्वायर। और 4 टेंजेंट थीटा को 9 को टेंजेंट थीटा से गुणा करेंगे, टेंजेंट थीटा का उल्टा को टेंजेंट थीटा होता है, वो आपस में कट जाएंगे और 4 गुणा 9 हो जाएंगे 36। तो h स्क्वायर आ जाएगा 36, h आ जाएगा प्लस माइनस 6, पर क्योंकि त्रिकोणमिति कर रहे हैं हम, भुजा माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम एक ही मान लेंगे, h का वो है 6। और यही तो उसने कहा था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही तो आपको सिद्ध करना था। अतः ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। तो यही हमने इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पूरी प्रश्नावली है इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स जितने भी बनाए हैं उनको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, ताकि आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू।